राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार पोला पर्व की और देश के कई भागों में अन्य अन्य नामों से मनाए जाने वाला ये पोरा, छत्तीसगढ़ में पोरा और महाराष्ट्र में पोला त्योहार की आप सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जो रायपुर दक्षिण में मैं सोचता हूं एक आध महीने के अंदर चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। दोनों प्रत्याशियों के संभावित मेरे को लगता है कि उनके नाम भी फाइनल हो जाएंगे। उस पर क्या समीकरण बन रहा है लेटेस्ट, अभी इस पे मेरे एक दो वीडियो बन चुके हैं और ये बिल्कुल अलग समीकरण को बताते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा या बताने का एक प्रयास करूंगा या आपको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करूंगा कि आज की स्थिति में रायपुर दक्षिण को लेकर क्या समीकरण है, क्या समीकरण बन रहा है और किसको टिकट मिल सकती है। देखिए, मैं शुरू से, लोग रायपुर को 4 सीट बोलते हैं, मैं शुरू से इसको 7 सीट मानकर चलता हूं और उसी आधार पर मैं विधानसभा का आकलन विश्लेषण किया और लोकसभा चुनाव में भी मैं ये कहा था कि रायपुर शहर की 7 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा लीड मिलेगी, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। यह फर्क रहता ही नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। सुनील सोनी जैसे जो कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई सक्रियता नहीं, कुछ नहीं, वो 3.5 पौने 4 लाख वोट से जीते थे। आप सोचो, आप आज से 5 साल पहले, और उसके बाद से अभी तक तो 4-5 लाख 3-4 लाख वोट बढ़ भी गए। मतलब एक वो 20,000 30,000 एक विधानसभा में मान लो आप 30,000 तो 9 × 27 3 लाख वोट बढ़ गए। तो उस परिस्थिति में बृजमोहन जी अग्रवाल जी अगर 1-1.5 लाख वोट ज्यादा जीते हैं तो कोई माने नहीं रखता। वो आते विषय में कि बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफा के बाद दक्षिण में चुनाव होना है, क्या स्थिति बनती, समीकरण क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। 7 सीटों को ध्यान में रखकर ही दोनों पार्टियां टिकट बांटेंगी। अगर मेरे समझ और उनकी समझ एक होती है तो अलग समझ, भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सवाल ही नहीं है। एक छोटे आदमी, एक छोटे चुनावी विश्लेषक के राय से कोई बड़ी पार्टियां चलती तो नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, क्या स्थिति है इन 7 में। देखिए, फिर मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, मैं ना जाति को मानता हूं ना धर्म को मानता हूं राजनीतिक रूप से। कट्टर सनातनी हूं, किसी धर्म का विरोधी नहीं, अपने सनातन के लिए लड़ता हूं, अपने सनातन के लिए झंडा उठाता हूं। ये अधिकार मेरे को मेरा संविधान देता है। मेरा जिस परिवार, जिस कुल में मैं जन्म लिया, वो मेरी संस्कृति सभ्यता मेरे को सिखाती है कि मेरे को सही रास्ते पे कैसे चलना है। लेकिन राजनीति में जो जीतने योग्य प्रत्याशी है उसी को ही टिकट देना चाहिए सभी पार्टियों को। गलती ये पार्टियां करती हैं जब वो जाति खोजने लगती है और उसके आधार पर कभी उनको जीत मिलती, कभी हार। तो जब जीत मिलती है तो उनको लगता है कि हमारा समीकरण ठीक बैठ गया, और हार मिलती है तो वो कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं किया, अपनी गलती बड़े नेता कभी मानते नहीं। क्या स्थिति है, चूंकि रियलिटी यही है तो 7 सीटों में इसलिए मेरे को रियलिटी पे ही आना पड़ेगा। फिर से मैं चाहूंगा कि दोनों प्रत्याशी अच्छे कैंडिडेट उतारे, और कौन हो सकते मैं बताता हूं आपको। देखिए, 2 ब्राह्मण एमएलए हैं, 2 साहू एमएलए हैं, एक अनुसूचित जाति से एमएलए है और एक जैन है। 7 सीट आज भाजपा के पास है। विधानसभा में रिजल्ट के पहले मैं बता चुका था कि क्या होना है क्या नहीं होना, अलग बात हो गई। पहली बात तो मैं कांग्रेस से करता हूं। राहुल गांधी जी एक बहुत बढ़िया जाल बुने हैं देश में, जाति 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 जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, 90% आरक्षण, 50 से
90 ले जाना है उनका, कई बार बोल चुके हैं। अब जब वो जाल ये बुन चुके हैं तो इस जाल को मेंटेन करना भी उनकी जिम्मेदारी है। क्या राहुल गांधी जी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में किसी मुस्लिम या किसी ओबीसी को टिकट देंगे? और देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिए तो वही जगह सही होगी। जब 3 राज्य में आपके मुख्यमंत्री हैं, आप सचिव का लिस्ट देखें तो तीनों राज्यों के सचिव में ना कोई दलित है, ना कोई एसटी है, ना कोई ओबीसी है। 2 राज्यों के सीएम तो जमींदार हैं, उच्च वर्ग के हैं। खैर, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, कई बार कुछ कुछ बातें अलग अलग वीडियो में बताया हूं मैं। तो ओबीसी में मैं फिर आपको बोलता हूं, एक बहुत बड़ा नाम जो इसी विधानसभा में रहते हैं वो है धनेंद्र साहू जी। वो लड़ेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, उनका मन क्या है मैं नहीं जानता। अगर इस चुनाव को कांग्रेस को रोचक बनाना है तो मैं आपको बता रहा हूं एक सिंगल नाम, धनेंद्र साहू जी, जो इस विधानसभा के रहवासी हैं, अभनपुर के एमएलए रहे हैं, लेकिन रहते हो संतोषी नगर में है, जो रायपुर दक्षिण में आता है। और आपको बता दूं, ये विधानसभा ब्राह्मण और साहू बहुल्य है। ओबीसी भी है, मुसलमान भी है, अन्य वर्ग भी है, लेकिन बहुलता में ब्राह्मण और साहू है। अगर धनेंद्र साहू जी को, और फिर अगर आप बोलोगे तो हार गए, तो हारने के बाद ताम्रध्वज साहू जी को कांग्रेस ने लोकसभा टिकट दिया, बिल्कुल दिया। जबकि कहां से? दुर्ग से उठा के महासमुंद। धनेंद्र साहू जी को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो गजब का हलचल होगा, चुनाव रोचक होगा। रिजल्ट के बारे में बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ है, किसी एक व्यक्ति का गढ़ नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये बिल्कुल भूल जाइए आप। रायपुर शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पिछले 25-30 सालों से बना हुआ है। भाजपा जिसको टिकट देती है, लगभग एक आध चुनाव को छोड़ दो, भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। और नाम क्या है ओबीसी में? देवेंद्र यादव। यादव समाज भी यहां बहुत है, आपको मैं बता रहा हूं। यादव, देवेंद्र यादव पार्षद है, शायद इसकी पत्नी शायद निशा यादव, देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन निशा यादव शायद नाम है। बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। अगर देवेंद्र यादव को भी पार्टी आगे करती है, ये मैं ओबीसी का नाम ले रहा हूं, तो जबरदस्त। कुछ इलाके में ये भी रायपुर दक्षिण के ही पार्षद है, ध्यान रखना, शायद दोबारा बने मेरे ख्याल से। अच्छा प्रभाव है, अच्छे नेता माने जाते हैं, अपने अपनी राय होगी। बाकी तो आप जानते हैं मुसलमान में एक ही नाम, एजाज ढेबर, जो इसी विधानसभा से सर्वाधिक मतों से जीते पूरे रायपुर में पार्षद चुनाव। किसी चीज में कोई कमी नहीं। वो तो व्यक्तिगत टूर में मॉस्को गए, और बताइए कोई भी दूसरे देश से अगर एग्रीमेंट करेगा तो उसमें भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है, सवाल ही नहीं है। प्रदेश सरकार की सहमति अनिवार्य है। और फिर आप एमओयू साइन कैसे कर लिए? आप क्या इसके पहले राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से उसकी वित्तीय जो लेखा जोखा है, जो उसमें पैसा लगना है, जो लागत लगनी है, क्या उसकी आप एक सिद्धांत सहमति लिए थे क्या? ये सब आपको बताऊं मैं, ये उच्च क्वालिटी की नौटंकी है राजनीति की। खैर छोड़िए, वक्त बताएगा क्या है। चुनाव तो जीती जाते हैं भैया, क्योंकि सब है इनके पास, सब। और इनके बड़े भाई अनवर ढेबर को बोल ही गया है कि ईडी ने, जो तो आबकारी मंत्री थे, इसीलिए भूपेश बघेल ने एक बेचारे आदिवासी कवासी लखमा जी को, जो साक्षर नहीं थे, उनको आबकारी विभाग जानबूझ के दिया। हो सकता है इसके पीछे एजाज ढेबर ही उनको आबकारी मंत्री बनवाया हो। भाई विधायक निरक्षर हो चलेगा, लेकिन एक मंत्री निरक्षर चल ही नहीं सकता। ये मेरा कहना है। पता नहीं संविधान उसमें कितना इसकी इजाजत देता है, क्योंकि आपको फाइल पढ़ना पड़ता है, आपको फाइल की टेक्निकलीज को समझना पड़ता है, फाइल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना पड़ता है। नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे भी होते, बुरे भी होते। अगर बुरा ब्यूरोक्रेट्स आ गया, जैसे अरुण त्रिपाठी लोग सब जेल में है, देख लीजिए आप। अगर बुरा और भ्रष्ट अगर ब्यूरोक्रेट्स आ गया, तो वो तो निरक्षर मिनिस्टर को भेज देगा 1 सेकंड में, और वो
ज्यादातर आप देख लो आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, उसमें बहुत अच्छे ईमानदार भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो पैसा खाने के लिए या पैसा खाना सीख जाते हैं। मैं जानता हूं, मैं काम किया हूं आईएएस लोग के साथ 5 साल, जो डायरेक्ट यूपीएससी से सेलेक्ट हुए, जिला पंचायत में सभापति होते हुए। आपको मैं बता दूं, एजाज ढेबर मुसलमान, धनेन्द्र साहू जी ओबीसी, देवेंद्र यादव ओबीसी, और एक दो नाम और, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं। अब आता हूं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में अगर सही मायने में देखा जाए तो देवजी भाई पटेल जो गुजराती समाज से आते हैं, उनका हक सबसे पहले बनता है। उनको उत्तर की टिकट फाइनल थी। जब धरसींवा से अनुज शर्मा को लड़ाया गया, जबकि अनुज शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे, पार्टी में उनका योगदान, अच्छे आदमी हैं, व्यवहारिक हैं, मिलनसार हैं, और अपनी लोकप्रियता को उन्होंने साबित किया जब छाया वर्मा जैसे दिग्गज कांग्रेसी को बुरी तरह 45-50 हजार से चुनाव विधानसभा में हराया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, कोई योगदान नहीं, पार्टी में कोई काम नहीं, कार्यकर्ता की सहमति नहीं, कुछ नहीं। अनुज शर्मा जी को टिकट दिया गया देवजी भाई पटेल के क्षेत्र से, तो यह तय हुआ था, जो मेरे को मालूम है, कि उनको उत्तर से लाया जाएगा। लेकिन बताते हैं दिल्ली में जो बड़े संवैधानिक पदों में बैठे लोग हैं, उनके इंटरफेरेंस से बसना की राजनीति करने वाले जो महासमुंद जिला में आता है, पुरंदर मिश्रा जी को उत्तर से टिकट लड़ाया गया। अब बताइए, आप जो देवजी भाई पटेल को जानते हैं ना, मैं बिना लाग लपेट के बात करता हूं, देवजी भाई पटेल जैसा सच्चा, ईमानदार और जुझारू और छत्तीसगढ़ के हित में आवाज उठाने वाला बहुत कम कार्यकर्ता नेता मिलेंगे आपको भारतीय जनता पार्टी में। देवजी भाई पटेल का पहला हक बनता है, जब उनकी मिली हुई टिकट को काटी, तब उनको आज दक्षिण से चुनाव उनको लड़ाना चाहिए। देवजी भाई पटेल को गुजराती समाज रायपुर को चलाता है, व्यापार में, उद्योग में, पार्टी में उनके योगदान को कभी गुजराती समाज को आप नकार नहीं सकते। भाटापारा में 2-2 गुजराती एमएलए रहे, धमतरी में गुजराती एमएलए रहे, मनेंद्रगढ़ में गुजराती एमएलए रहे। आज ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में एक भी गुजराती एमएलए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा गलत कदम उठाएगी अगर देवजी भाई पटेल जैसे अच्छे समर्पित कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है। उसके बाद और क्या है, देखिए 2 ब्राह्मण एमएलए हैं बीजेपी से, मेरे को नहीं लगता कि ब्राह्मण को टिकट मिलेगी। जबकि सबसे प्रबल दावेदार अगर जाति को किनारे रखकर देखा जाए देवजी भाई पटेल के बाद, तो है मीनल चौबे। अपोजिशन लीडर है, नगर निगम में लगातार चुनाव जीत रही है, दबंग महिला है, पार्टी के प्रति समर्पित है, लोकप्रिय है। मीनल चौबे एक नाम है जिनकी दावेदारी रायपुर पश्चिम में भी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। राजेश मूणत जी फिर से रिपीट कर दिए गए। जैन को मिलेगी नहीं, क्योंकि राजेश मूणत खुद जैन है, मदन जैन का नाम और कई जैन का नाम चलता है। मेरे को नहीं लगता कि पार्टी ऐसी कोई गलती करेगी। हाँ, सुभाष तिवारी जी इस क्षेत्र के धाकड़ नेता हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं। एक नाम आपको बता दूं मैं, केदार गुप्ता, ये बड़ा नाम है, आपको मैं बता दूं, केदार गुप्ता जी प्रबल दावेदार हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा से, जो इसी विधानसभा के हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को दमदारी से रखते हैं। मान के चलिए कि केदार गुप्ता जी भी बहुत ही सीरियसली इस लाइन में हैं, इनको भी टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संजय श्रीवास्तव का नाम चलता है, लेकिन ये रायपुर उत्तर के रहते हैं, रायपुर उत्तर के रहने वाले हैं। मेरे को नहीं लगता कि पार्टी इनके नाम का कंसीडर करेगी, क्योंकि फिर बाहरी वाली बात आ जाएगी। और दूसरा, बृजमोहन अनमोड़त जी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो लोगों का कहना है संजय श्रीवास्तव को पसंद ही नहीं करते, उसके कई कारण है, व्यवहार है, एटीट्यूड है, घमंड है, या जो भी होगा मैं नहीं जानता। ये जो चर्चा होती है शहरों में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो देवजी भाई पटेल, आपका मीनल चौबे जी, आपके सुभाष तिवारी जी, और एक नाम मनोज शुक्ला, जो भले बृजमोहन जी के पीए बन के, ओएसडी बन के 45 साल से लोगों का काम कर रहे हैं, और इतना सरल स्वभाव, इतना सज्जनता,
मैं नहीं सोचता कि उन्होंने किसी को मना किया होगा किसी काम के लिए। अगर देखा जाए तो मनोज शुक्ला, क्या बृजमोहन जी मनोज शुक्ला के लिए लड़ेंगे? नहीं। मनोज शुक्ला जी को पार्टी टिकट दे दे अलग बात है, लेकिन बृजमोहन जी चाहेंगे, जो खबर मेरे तक है, कि उनकी बेटी को टिकट मिल जाए या उनके परिवार को किसी को टिकट मिल जाए। वो जब सांसद बने तब ऐसा रो रहे थे कि मेरा विधानसभा छूट गया। बताइए आप, एक पार्षद किसी मोहल्ले का रहता है और जब उसी शहर का मेयर है या नगर पालिका अध्यक्ष बनता है तो क्या उसका वार्ड छूट गया? मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को लगता है कि बृजमोहन जी पूरा दबाव बनाएंगे कि उनके परिवार के किसी को टिकट मिले, और हो सकता है पार्टी किसी एक नाम पर उनसे एक सहमति भी कर ले परिवार के अलावा। लेकिन देखते हैं। अब मैं आपको फाइनल बताता हूं, मेरे हिसाब से कांग्रेस की टिकट, राहुल गांधी जी जिस ढंग से जातिवाद का खेल खेल रहे हैं और उन्हीं का बुनाया जाल है ये, और उस जाल में उनको चलना पड़ेगा, उस जाल को मेंटेन करना पड़ेगा, उस जाल को बुन के और बढ़ाना पड़ेगा, चाहे उसमें भले फंस के मर जाए, लेकिन इस जाल में चलना पड़ेगा। तो साहू समाज के धनेश साहू को टिकट देना पड़ेगा कांग्रेस से। एक नाम कांग्रेस से लॉक कर सकते हैं, लेटेस्ट। इसके बाद और बना दूंगा मैं वीडियो अगर जरूरत पड़ेगा तो। और भारतीय जनता पार्टी से देवजी भाई पटेल, मेरे हिसाब से यही दो नाम है। और अगर आप तीन के नाम पैनल में से जानना चाहते हैं तो धनेश साहू, देवेंद्र यादव और एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे हैं दावेदार, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है उस कांग्रेस की राजनीति में अब ब्राह्मणों का, इन सब का कोई स्थान रह गया है। बड़े पदों में छोटे मोटे पद कांग्रेस के लिए रहेंगे कि जाओ कार्यालय का ताला खोल दो, या जाओ झाड़ू मार दो, या जाओ झंडा लगा दो, जाओ तुम यहाँ के प्रभारी बन जाओ। क्या है ये सब जानते हैं, हम भी सब समझते हैं और आप भी समझते हैं मेरे दर्शक। धनेश साहू जी कांग्रेस, देवजी भाई पटेल भाजपा। टिकट किसको मिलेगी नहीं मालूम, मेरा यह आकलन विशेषण है। देखते जाइए, भाजपा में देवजी भाई पटेल, केदार गुप्ता और मीनल चौबे, ये नाम। बाकी देखते जाते हैं कैसा है, क्या होता है, जरूरत पड़ेगी और वीडियो बनाऊंगा। ये आकलन विशेषण आपको कैसा लगा? समीकरण, मैं सिर्फ समीकरण पे चर्चा किया, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।